नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं राज्यसभा टीवी। मैं हूं आपके साथ प्रीति। आइए सुबह 9 बजे की खबरों की शुरुआत कर लेते हैं हेडलाइंस के साथ। बीमा संशोधन विधेयक हुआ पास। सरकार को 25,000 करोड़ रुपए के निवेश की उम्मीद। रेल मंत्री का रेलवे के निजीकरण से इनकार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे कोलंबो। 28 साल बाद भारतीय प्रधानमंत्री की श्रीलंका यात्रा। मछुआरों की गिरफ्तारी जैसे मुद्दों पर हो सकती है बातचीत। कॉर्पोरेट जासूसी कांड में सीबीआई की कार्रवाई। मुंबई में एक चार्टर्ड अकाउंटेंट और 2 सरकारी अधिकारी गिरफ्तार। स्वाइन फ्लू से एक दिन में 50 लोगों की मौत। मरने वालों में दिल्ली की महिला भी शामिल। मौत का आंकड़ा 1600 के करीब। और न्यूजीलैंड के खिलाफ भी बांग्लादेश के बल्लेबाजों का सधा प्रदर्शन। 34 ओवर में 151 रन। लंबे समय तक संसद में अटका बीमा संशोधन विधेयक गुरुवार को राज्यसभा में से उसे मंजूरी मिल गई और विधेयक में विदेशी निवेश की सीमा को 26% से बढ़ाकर 49% करने का प्रावधान है। एनडीए सरकार को मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस के समर्थन के चलते विधेयक पारित कराने में मदद मिली, जबकि वाम दलों के अलावा समाजवादी पार्टी, बीएसपी, जेडीयू, डीएमके और तृणमूल कांग्रेस ने सदन से वॉकआउट किया। सरकार को विदेशी निवेश की सीमा बढ़ाए जाने से बीमा क्षेत्र में 25,000 करोड़ विदेशी पूंजी आने की उम्मीद है। बीमा कानून संशोधन विधेयक 2015 पर गुरुवार को संसद के ऊपरी सदन की मुहर लग गई। विधेयक पेश होने से पहले और पेश होने के बाद सदन में तकनीकी मसलों को लेकर जोरदार बहस हुई। कई पार्टियों ने ये पक्ष रखा कि इसी तरह का एक विधेयक पहले से राज्यसभा में अटका हुआ है, तो फिर किस आधार पर नए विधेयक को पारित किया जाए। आखिरकार उपसभापति पीजे कुरियन ने कहा कि लोकसभा से पारित होने के बाद बीमा पर जो नया विधेयक सदन में आया है उसी पर विचार किया जाएगा। There is no constitutional provision or rule which prohibits the listing of a bill passed by the Lok Sabha in the Rajya Sabha even if it is substantially identical to a bill. वित्त राज्य मंत्री जयंत सिन्हा ने राज्यसभा में इसे पेश किया तो इसके फौरन बाद तृणमूल कांग्रेस और वाम दलों ने इसका कड़ा विरोध किया। In the last 5 years, what has happened? Penetration has in fact dropped. Last 5 years it has dropped by 1%. Now their target is 3% in the next 5 years. Don't say we didn't warn you. This will never happen. कांग्रेस और एनसीपी ने विधेयक से सहमति जाहिर की। 2008 में यूपीए सरकार के दौरान भी इसी तरह का विधेयक संसद में लाया गया था। LIC is a sterling example of good governance, of good practices. But is one LIC enough? I am sure that LIC is doing a great job, but one LIC or one general insurance corporation is not going to be enough to serve the needs of such a large country. समाजवादी पार्टी, बीएसपी और जेडीयू ने विधेयक पर आपत्ति जाहिर की और इनके सांसद विधेयक के पारित होने के समय सदन से वॉकआउट कर गए। 2007 में जो एफडीआई था वो इंश्योरेंस सेक्टर में था 3,314 करोड़ और पेनिट्रेशन था 4.6%। 2012 में एफडीआई हो गया 7,648 करोड़ और पेनिट्रेशन घट के हो गया 4%। हालांकि सरकार ने विपक्ष की चिंताओं को दरकिनार किया और कहा कि इसमें नियमन के कई तरीके अख्तियार किए गए हैं। You have to make sure because of your solvency margin that you always have sufficient capital to pay out. Now, if we didn't have one LIC, if we had 5 or 10 LICs, how much more money could we put into infrastructure? And that's what we're trying to enable with this legislation. That is the benefit we would get. And the regulations are there, honorable members, with Mr. Deputy Chairman, sir. The regulations are there so that we can assure you that the investments that are coming from the insurance companies, 15% of them have to go into infrastructure. लोकसभा में यह विधेयक पहले ही 4 मार्च को पारित हो चुका है। सरकार को उम्मीद है कि विदेशी निवेश के चलते देश को फायदा पहुंचेगा। विशाल दहिया, राज्यसभा टीवी। रेल बजट पर गुरुवार को लोकसभा में पास हो गया। इस पर चर्चा हुई। रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने सुविधाओं में सुधार के साथ साथ इसकी आर्थिक हालत में सुधार लाने को प्राथमिकता बताया। उन्होंने रेलवे के निजीकरण की आशंकाओं को गलत करार दिया।
रेल बजट पर हुई बहस के बाद जवाब में सुरेश प्रभु ने कहा कि रेलवे में पीपीपी को बढ़ावा दिया जाएगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सरकार रेलवे का निजीकरण करने जा रही है। That railways will not be privatized. I think we should take that word as the last word and should dispel any fear that we may have in our minds about whether this will happen or not. रेल मंत्री ने कहा कि उन्होंने बजट में जो योजनाएं प्रस्तावित की हैं, उसके लिए धन हासिल करने की योजना भी बनाई गई है। So if you can actually make investments into railways in a significant way, automatically what would happen is this would result into creation of more revenues and that revenue itself will be able to take it forward. रेल मंत्री ने कहा कि रेल लाइनों का दोहरीकरण और यात्रियों को सुरक्षा प्रदान करना उनकी प्राथमिकता में शामिल है। रेल मंत्री के मुताबिक ऐसे रेलवे क्रॉसिंग जहां पर गार्ड मौजूद नहीं होता, वहां दुर्घटनाओं को रोकना उनकी प्राथमिकता है। रेल बजट पर करीब 13 घंटे बहस हुई। इस बहस में अलग अलग राज्यों के सांसदों ने कुछ मांगे रखी, तो कुछ दलों के सांसदों ने रेल बजट को रेलवे के निजीकरण की तरफ एक और कदम बताया, लेकिन मोटे तौर पर सभी दलों ने इस बजट को व्यवहारिक बजट बताया। श्याम सुंदर, राज्यसभा टीवी। केंद्र सरकार ने अलगाववादी नेता मसर्रत आलम की जमानत को चुनौती देने के लिए जम्मू कश्मीर सरकार को निर्देश जारी किए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने संसद में बताया कि राज्य सरकार को मसर्रत की गतिविधियों पर नजर रखने के साथ उसके खिलाफ दर्ज मामलों की फिर से जांच करने को कहा गया है। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने मसर्रत आलम की रिहाई के बारे में जम्मू कश्मीर सरकार की ओर से मिली नई रिपोर्ट की जानकारी संसद को दी। उन्होंने बताया कि मसर्रत के खिलाफ दर्ज सभी 27 मामलों की फिर से जांच के लिए राज्य सरकार को निर्देश जारी किए गए हैं। The state government will ensure that the surveillance and monitoring of the activities of Masarrat Alam Bhatt and his associates and followers, as mentioned above, is done in close tandem with the central government. इससे पहले लोकसभा में भी मसर्रत आलम की रिहाई का मसला उठा और विपक्ष ने सरकार पर मसर्रत की रिहाई को रोकने में नाकाम रहने का आरोप लगाया। राष्ट्रपति शासन लागू हो तो केंद्र सरकार ने इस चिट्ठी के तहत फ्रेश ऑर्डर उस व्यक्ति के डिटेंशन के लिए क्यों इशू नहीं किया, इसका जवाब गृह मंत्री सदन को जरूर देंगे। गृह मंत्री ने राज्यसभा को भी मसर्रत के मामले में हुई प्रगति की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मसर्रत आलम और उनके सहयोगियों पर बारीक निगाह रखने के लिए भी राज्य सरकार को निर्देश जारी किए गए हैं। गृह मंत्री ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के मुताबिक नए आरोपों के बिना मसर्रत की दोबारा गिरफ्तारी मुमकिन नहीं है। The district magistrate Jammu was further informed that a fresh order can, however, be issued for detention of the detainee after following the procedure prescribed in the Public Safety Act and directions of the Honorable Supreme Court. उधर बीजेपी के महासचिव और जम्मू कश्मीर मामलों के प्रभारी राम माधव ने बुधवार की रात मसर्रत की रिहाई के मामले में जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री और पीडीपी नेता मुफ्ती मोहम्मद सईद से मुलाकात की। दरअसल 7 मार्च को हुई मसर्रत की रिहाई पर गठबंधन सरकार में शामिल बीजेपी को विपक्षी दलों के कड़े विरोध का सामना करना पड़ा था। अलगाववादी मसर्रत आलम को घाटी में 2010 में बड़े पैमाने पर हुए पथराव की घटनाओं का मास्टरमाइंड माना जाता है। इस घटना में 120 से भी ज्यादा लोग मारे गए थे। कृति मिश्रा के साथ प्रणब गोस्वामी, राज्यसभा टीवी। खान और खनिज के अलावा कोयला विधेयक को प्रवर समिति को सौंपा जा चुका है। बुधवार को दोनों पक्षों में बनी सहमति के बाद सभापति ने इन विधेयकों को प्रवर समितियों के सुपुर्द करने का फैसला किया। अनिल माधव दवे को कोयला विधेयक से संबंधित प्रवर समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। उनसे बात की हमारे संवाददाता श्याम सुंदर ने। कोल माइंस स्पेशल प्रोविजन बिल सेलेक्ट कमेटी को दिया गया है और 18 तारीख की डेडलाइन दी गई है, जिसके अंदर कमेटी को रिपोर्ट देनी है। कमेटी के चेयरमैन अनिल दवे साहब हमारे साथ हैं। दवे साहब, 18 तारीख की डेडलाइन है, काफ़ी हेक्टिक होगा, बहुत जल्दी सब कुछ करना होगा। बिल्कुल सही बात है। मुझे लगता है कि सेलेक्ट कमेटी और स्टैंडिंग कमेटियों के इतिहास में शायद ये पहली बार हो रहा होगा कि कोई कमेटी अपना 7 दिन 8 दिन में रिपोर्ट दे रही है। किस तरह की फीलिंग है अगर अपोजिशन पार्टीज की बात करें? मोर और लेस आपको लगता है कि सहमति बनाना आसान होगा? हाँ, असहमति के बिंदु कम है, सहमति के बिंदु बहुत ज़्यादा हैं, अधिकांश सहमति के बिंदु है। कमेटी के काम के दायरे की अगर बात करूं, जिन मुद्दों पर आप लोग ध्यान दे रहे होंगे, क्या कहेंगे उसके बारे में? हाँ, कमेटी बिल के क्लॉज जितने भी मुद्दे हैं उन सब पे ऊपर विचार करने वाली है। डिबेट के दौरान देखा कि बीजेडी के बहुत सारे इश्यूज थे, स्टेट स्पेसिफिक इश्यूज थे, तो चैलेंजिंग होगा।
चैलेंजिंग तो होता ही है, इसीलिए उसकी सिलेक्ट कमेटी बनती है और इसीलिए उसको जल्दी चर्चा के लिए कहा गया है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हम अपना विषय जब ठीक से रखते हैं और हम जब सारे लोग मिलकर के बात कर लेते हैं तो काम जल्दी हो जाता है। और हिंद महासागर के 3 देशों की यात्रा के तीसरे और आखिरी चरण में आज तड़के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्रीलंका पहुंचे, जहां वो राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेना से मुलाकात करके कई द्विपक्षीय मसलों पर बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री श्रीलंकाई संसद को भी संबोधित करेंगे। तो अब 3 देशों के आखिरी पड़ाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तड़के श्रीलंका पहुंच गए हैं, जहां श्रीलंका के राष्ट्रपति से उनकी तमाम द्विपक्षीय मसलों पर बातचीत होनी है। भारत और खासकर तमिलनाडु भी नरेंद्र मोदी के इस दौरे पर नजर बनाए हुए है। इससे पहले आपको बता दें, जैसे ही सिरिसेना ने अपना कार्यभार संभाला, पहले विदेश दौरे के अंतर्गत उन्होंने भारत का दौरा किया और नई सरकार बनने के बाद विदेश मंत्री सुषमा स्वराज भी 2 बार श्रीलंका का दौरा कर चुकी हैं। हमारे संवाददाता अखिलेश सुमन सीधा कोलंबो से समय हमारे साथ जुड़े हैं, उनका हम रुख करेंगे। अखिलेश, कैसे इस दौरे की अहमियत को समझा जाए? हमने देखा सिरिसेना ने पहला विदेश दौरा भारत का किया, सुषमा स्वराज 2 बार जा चुकी हैं, नरेंद्र मोदी अब गए हैं और खासकर जाफना जाने वाले वो पहले पीएम होंगे। तमिल हित और मछुआरों पर जिस तरह से श्रीलंका के पीएम का बयान आया, उसके बाद भी माथे पर सिकुड़न आई है भारत के, किस तरह से अहमियत समझाएंगे आप इस दौरे की? देखिए प्रीति, यह बहुत ही अहमियत रखता है, इसलिए कि श्रीलंका हमारे जो समुद्री नेबर जो है उनमें सबसे नजदीकी पड़ोसी है श्रीलंका, और श्रीलंका से हमारी सांस्कृतिक, हमारी सामाजिक सारी तरह की एकजुटताएं हैं। लेकिन सच बात यह है कि पिछले 20 सालों में वहाँ जो आंतरिक गृह युद्ध थे उसके चलते श्रीलंका के अंदर भी और भारत के अंदर भी एक तरह की कहें जिसके अंदर एक खिंचाव था दोनों के संबंधों में। लेकिन दोनों को चूंकि एक दूसरे की जरूरत है, और जरूरत इस रूप में भी है कि आप देखिए श्रीलंका का सबसे बड़ा व्यापारिक सहयोगी अभी भी भारत है। इन तमाम खींचतान के बावजूद सबसे बड़ा व्यापारिक सहयोगी भारत है। तो श्रीलंका को यह महसूस होता है कि भारत हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, और भारत को श्रीलंका इसलिए महत्वपूर्ण लगता है क्योंकि पूरा हिंद महासागर क्षेत्र में अगर कहें तो सबसे बड़ा देश भारत के दक्षिण में श्रीलंका ही है। और श्रीलंका में हमारी जो उपस्थिति है उस उपस्थिति से हम पूरे हिंद महासागर पर नजर रख पाएंगे, और जो यहाँ तक कि जो चीन की नजरें उस इलाके में लगी रहती है उस पर भी नजर रख पाएंगे। तो हमारे लिए रणनीतिक तौर पे, हमारे लिए व्यापारिक रूप से, हमारे सांस्कृतिक और रूप से एकजुटता है, और हमारी सामाजिक एकता के लिए तमिलनाडु और श्रीलंका की संस्कृति, श्रीलंका के उत्तरी इलाके की संस्कृति काफी मिलती जुलती है। तमिलनाडु के लोग वहाँ गए थे जब श्रीलंका का निर्माण एक तरीके से हो रहा था। अंग्रेज जब वहाँ थे तो तमिलनाडु के लोगों को ले जाया गया था वहाँ पे पुनर्निर्माण करने के लिए श्रीलंका के। तो इस मामले में श्रीलंका को भी अब यह महसूस होने लगा है कि तमिलों और सिंधियों के बीच में झगड़े से दोनों का विकास नहीं हो सकता है। अखिलेश, जैसा आप कह रहे हैं, तमिलों के हितों का मसला सबसे ऊपर रह सकता है, और जिस तरह से श्रीलंका और चीन की दोस्ती रही है वो भी भारत के लिए जरूर चिंता का विषय है, इसे भी शामिल किया जा सकता है। जब सिरिसेना भारत आए थे हमने देखा सैन्य परमाणु करार पर हस्ताक्षर हुए, क्या कोई खाका सामने आ पाया है कि कौन से ऐसे अहम मसले हैं जिनको खासतौर से शामिल किया जाना है? देखिए, इसमें सबसे महत्वपूर्ण मसला है अभी जो श्रीलंका ने इच्छा जताई है कि वो भारत के साथ सहयोग करने के लिए ज्यादा इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि उनको यह लग रहा है कि चीन के साथ सहयोग में उनको खर्च बहुत ज्यादा आ रहा है और भारत उससे काफी कम खर्च में उनको आधारभूत संरचना जिसे बुनियादी ढांचा कहते हैं वह प्रदान कर सकता है। तो भारत बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में मुझे लगता है कि इस विजिट में अभी 2 घंटे बाद इसका डिक्लेरेशन भी हो जाएगा। बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में भारत उनको सहयोग के रूप में ज्यादा जा सकता है। दूसरा, जो श्रीलंका का दक्षिणी इलाका है जहाँ भारत अमूमन अभी तक नहीं गया है, वहाँ भारत के व्यापारिक और अन्य जो सहयोग है वो भारत के नहीं पहुंचे हैं। तो इस बार दक्षिणी इलाके में जो है श्रीलंका सरकार का भी और भारत सरकार का भी कि श्रीलंका के दक्षिणी इलाकों में भारत अपना सहयोग बढ़ाए, ताकि जी अखिलेश, यानी हिंद महासागर के आसपास देखा जाए जी किस तरह से संबंधों को सुधारा जाए, नरेंद्र मोदी इस पर जरूर ध्यान देंगे, और किस तरह से रणनीतिक संबंधों को आगे ले जाया जाए इस पर भी ध्यान होगा। तमिल हित और मछुआरों के मसले पर क्या कुछ सामने आता है इस पर भी नजरें रहने वाली हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश सुमन आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम बातचीत के लिए। और इससे पहले प्रधानमंत्री की मॉरिशस यात्रा के दौरान दोनों देश दोहरे कराधान से बचाव से जुड़े समझौते DT-AT पर बातचीत को आगे बढ़ाने पर राजी हो गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के विकास के लिए मॉरिशस को $50 करोड़ की मदद देने का भी ऐलान किया। मॉरिशस दौरे के दूसरे दिन प्रधानमंत्री ने मॉरिशस की संसद को भी संबोधित किया और बाराकुडा नाम के समुद्री पोत को भी मॉरिशस को समर्पित किया है।
मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मॉरिशस के प्रधानमंत्री अनिरुद्ध जगन्नाथ की मुलाकात हुई। दोनों देशों के बीच 5 समझौतों पर सहमति बनी, जिसमें हिंद महासागर में समुद्री अर्थव्यवस्था में सहयोग पर सहमति सबसे प्रमुख तौर पर शामिल रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मॉरिशस की संसद को भी संबोधित किया, जहां उन्होंने मॉरिशस को DTAT समझौते से नुकसान नहीं होने देने का भरोसा दिया। I told Prime Minister Jagannath that we understand the importance of the offshore banking sector for your economy. We are conscious of its dependence on India. We will work together for our shared objective to avoid the abuse of our double taxation avoidance convention. दरअसल भारत में अवैध धन की राउंड ट्रिपिंग के लिए मॉरिशस रूट का इस्तेमाल किया जाता रहा है, जिसे रोकने के लिए ही DTAT समझौते में संशोधन का प्रस्ताव है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मॉरिशस में दूसरा साइबर शहर स्थापित करने की पेशकश की और वीजा ऑन अराइवल की सुविधा के तहत मॉरिशस के नागरिकों के लिए वीजा शुल्क खत्म करने पर भी सहमति जताई। We value the leadership by Mauritius in this area. Today, I was pleased to offer a concessional line of credit of $500 million for civil infrastructure projects for Mauritius. मॉरिशस के प्रधानमंत्री सर अनिरुद्ध जगन्नाथ ने भारत की मदद को दोनों देशों के बीच संबंध और मजबूत होने की कसौटी बताया है। India will assist Mauritius in developing itself into a state ocean economy. India will help Mauritius improve the connectivity with its outer islands with focus on the building and upgrading of sea and air transport facilities in Agalega. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मॉरिशस को भारत में बना बाराकूडा नाम का समुद्री गश्ती पोत भी समर्पित किया। हिंद महासागर में चीन की मौजूदगी के मद्देनजर सौंपा गया ये आधुनिक पोत समुद्री सीमा पर निगरानी करेगा। मॉरिशस दौरे के दूसरे दिन उन्होंने यहाँ विश्व हिंदी सचिवालय की आधारशिला रखी। मॉरिशस में बड़ी तादाद में हिंदी भाषी लोग रहते हैं, जो वहाँ की कुल जनसंख्या का लगभग 68% है। सेशेल्स, मॉरिशस के बाद शुक्रवार को प्रधानमंत्री श्रीलंका के लिए रवाना हो जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। बात केरल विधानसभा की, जहां के भीतर और बाहर विपक्षी पार्टियों का भारी विरोध जारी है। बीजेपी और लेफ्ट पार्टियां चाहती हैं कि सरकार आज बजट पेश नहीं कर पाए। विपक्षी पार्टियों ने वित्त मंत्री के एमडी पर रिश्वत लेने का आरोप लगाया और विपक्षी पार्टियां इस मसले पर सरकार से सफाई की मांग भी कर रही हैं। हालांकि भारी गतिरोध के बीच अब से कुछ दिन पहले सदन में बजट पेश कर दिया गया। सीबीआई ने विदेशी निवेश नीति से जुड़े गोपनीय दस्तावेज कॉर्पोरेट कंपनियों को बेचने के मामले में कई जगह छापेमारी की। इसके बाद सीबीआई ने मुंबई के एक चार्टर्ड अकाउंटेंट और 2 सरकारी अधिकारियों को गिरफ्तार कर लिया। कॉर्पोरेट जासूसी की शिकायतें आने के बाद गुरुवार को पूरे दिन सीबीआई ने केंद्रीय वित्त और वाणिज्य मंत्रालयों के दिल्ली और मुंबई स्थित दफ्तरों में छापेमारी की। गिरफ्तार किए गए लोगों पर आईपीसी के तहत आपराधिक साजिश और चोरी का मामला दर्ज किया गया है, जबकि भ्रष्टाचार निरोधक कानून के तहत अपने सरकारी पद का दुरुपयोग करने का मामला दर्ज किया गया है। गिरफ्तार किए गए चार्टर्ड अकाउंटेंट खेमचंद गांधी, विनिवेश और शिकायत विभाग में अवर सचिव अशोक कुमार सिंह और आर्थिक मामलों के विभाग में अधिकारी लाला राम शर्मा से सीबीआई पूछताछ कर रही है। महंगाई की दर में पिछले 3 महीनों से लगातार इजाफा हो रहा है। कल जारी आंकड़ों के मुताबिक फरवरी में भी महंगाई बढ़ी है। हालांकि संतोष की बात यह रही कि जनवरी में औद्योगिक उत्पादन में बढ़त दर्ज की गई है। खाद्य पदार्थों की कीमतों में बढ़त का असर महंगाई पर पड़ा। फरवरी के दौरान खुदरा महंगाई दर जनवरी के 5.11% से बढ़कर 5.37% पर पहुंच गई। इस महीने खास तौर पर मीट, मछली, अंडे और दालों की कीमतों में बढ़ोतरी दर्ज की गई। तेल की कीमतों में इजाफे का असर भी महंगाई पर पड़ा। हालांकि अगर इन आंकड़ों की पिछले फरवरी के आंकड़ों से तुलना करें तो ये दर काफी कम है। इस बीच अच्छी खबर ये आई कि जनवरी महीने में औद्योगिक उत्पादन की दर दिसंबर के 1.7% से बढ़कर 2.6% पर आ गई। इसमें सबसे बड़ा योगदान मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का रहा, जहां 3.3% की विकास दर दर्ज की गई। बिजली उत्पादन भी 2.7% बढ़ा।
हालांकि खनन क्षेत्र के उत्पादन में 2.8% की गिरावट देखने को मिली। अगर इस साल की बात करें तो तेल की कीमतों में आई गिरावट का असर भारत की महंगाई दर पर भी पड़ा और ये 5% के स्तर पर आ गई। हालांकि इस बीच तेल की कीमतों में हल्की बढ़त आई है। दूसरी तरफ बजट के बाद तेल के दाम भी बढ़े हैं। जानकारों के मुताबिक रिजर्व बैंक अब भी महंगाई को लेकर काफी संवेदनशील है, जिसके चलते उसने सिर्फ रेपो रेट में कुल मिलाकर 50 बेसिस पॉइंट्स की कमी की है। हालांकि ब्याज दरों को सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाली दरें जैसे CRR को RBI ने नहीं छुआ है। कृति मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। दिल्ली में आज वकीलों की हड़ताल है। 2 दिन पहले इलाहाबाद के जिला अदालत परिसर में हुई एक वकील की हत्या के विरोध में हड़ताल रखी गई है। दिल्ली की सभी निचली अदालतों में कामकाज बंद रहेगा। इस दौरान जमानत संबंधी जरूरी मामलों पर भी सुनवाई नहीं हो पाएगी। जिला बार एसोसिएशन ने कहा है कि इलाहाबाद में लाठीचार्ज करने वाले पुलिसकर्मियों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। इसके अलावा हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने भी सोमवार को इसी मुद्दे पर हड़ताल पर जाने की घोषणा की है। आज स्वाइन फ्लू की। गुरुवार के दिन स्वाइन फ्लू से 50 और लोगों की मौत हो गई, जिसके बाद इस बीमारी से मरने वालों की तादाद बढ़कर 1600 के करीब पहुंच गई है। वहीं 28,000 से ज्यादा लोग अब भी स्वाइन फ्लू की चपेट में हैं। तमाम उपायों और दावों के बावजूद स्वाइन फ्लू से मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। गुरुवार को इस बीमारी से 50 और लोगों की जानें चली गईं। इसके साथ ही इस बीमारी से मरने वालों का आंकड़ा 1600 के करीब पहुंच गया है। सबसे ज्यादा राजस्थान और गुजरात में इस बीमारी से मौतें हुई हैं। राजस्थान में जहां इस बीमारी से 358 लोग दम तोड़ चुके हैं, वहीं गुजरात में ये आंकड़ा बढ़कर 362 हो गया है, जबकि महाराष्ट्र में 247 और मध्य प्रदेश में 219, तेलंगाना में 59, कर्नाटक में 65, पंजाब में 51, हरियाणा में 44, उत्तर प्रदेश में 34, पश्चिम बंगाल में 17, जम्मू कश्मीर में 14 और दिल्ली में 11 लोगों की मौत हो चुकी है। असम में इस बीमारी से बचने के लिए लोगों के बीच जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। दिल्ली में कांग्रेस के जागरूकता अभियान के बाद अब बीजेपी ने भी इस बीमारी से मरने वाले लोगों के परिजनों को मुआवजा देने की मांग की है। वहीं रांची में विपक्षी दलों ने झारखंड विधानसभा में स्वाइन फ्लू पर सरकार को घेरने की कोशिश की। हालांकि सरकार की ओर से दावा किया गया कि इस बीमारी से निपटने के लिए वो हर तरह से तैयार है। तो सरकार की ओर से जितनी व्यवस्था है, बहुत ज़्यादा व्यवस्था है। हम आपको दे रहे हैं, लिस्ट दे रहे हैं कि हम हर एक जिला में दवा भिजवा दिए हैं, हर एक मेडिकल कॉलेज और 3 मेडिकल कॉलेज वहाँ भिजवा दिए हैं। और उतना ही नहीं, वहाँ जो आइसोलेशन का मैंने व्यवस्था भी कर दिया है कि कोई तरह के मरीज नहीं। उत्तर भारत में बेमौसम बारिश और गिरते तापमान ने लोगों की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। स्वास्थ्य अधिकारियों के मुताबिक स्वाइन फ्लू सर्दियों के मौसम में सबसे ज्यादा फैलता है और गर्मी आने पर इसका प्रभाव धीरे धीरे कम हो जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और अब एक नजर कुछ अहम अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर। यूक्रेन संकट में एक नया मोर्चा उभरता नजर आ रहा है। अमेरिका और यूरोप के दबाव में रूस ने तो अपनी सेनाएं पीछे खींच ली हैं, लेकिन खुद को रूस के ज्यादा करीब मानने वाले स्थानीय लोग पीछे हटने को तैयार नहीं हैं। इस बीच जर्मनी ने यूक्रेन को हथियार देने के अमेरिका के फैसले का विरोध किया है। ये एक संकेत है कि यूक्रेन के मसले पर अमेरिका और यूरोपीय देशों के बीच मतभेद जन्म ले रहे हैं। पूर्वी यूक्रेन के शहर दोनेत्स्क में पले बड़े ये दोनों भाई अलेक्सी और इवान स्थानीय सेना के सदस्य हैं। दूसरे हजारों लोगों की तरह ये भी खुद को रूस का ही हिस्सा मानते हैं। रूसी समर्थन के कम होने के बावजूद ये लोग यूक्रेनी सेना से मोर्चा ले रहे हैं और मानते हैं कि वे अपनी मातृभूमि की रक्षा खुद कर सकते हैं। Это точно только наша победа и больше никак. Нам отступать некуда. Это наша земля, мы здесь родились, мы здесь с оружием и умрем при необходимости. पूर्वी यूक्रेन के कई शहरों में ऐसे नजारे देखने को मिल रहे हैं जहां लोग यूक्रेन की ही सरकार के विरोध में खड़े हैं। यहां के गांवों में खाने पीने की किल्लत साफ नजर आ रही है। रूस समर्थित अलगाववादियों के चल रहे प्रशिक्षण का असर भी स्थानीय जनजीवन पर पड़ रहा है। इस बीच यूक्रेन की नीति पर जर्मनी के रुख में बदलाव आया है। उसने यूक्रेन को हथियार देने के अमेरिका के फैसले का विरोध किया है। जर्मनी ने साफ किया है कि हिंसा से इस समस्या का हल नहीं हो सकता। जर्मनी के विदेश मंत्री ने कहा कि रूस हमारा अहम पड़ोसी है। इस मुद्दे पर बातचीत की जानी चाहिए, न कि हथियार सप्लाई कर बचपना दिखाना चाहिए। माना जा रहा है कि जर्मनी के रुख से अमेरिका और यूरोप के बीच
यूक्रेन नीति को लेकर मतभेद उजागर हो गए हैं। Russia will always be our biggest neighbor. It can't be just be friend or foe. And therefore I'm saying against some suspicions we are not naive. It is no secret that as regards Russia, जर्मनी ने यूक्रेन के निकट चल रहे नाटो सेना अभ्यास का भी विरोध किया है। हालांकि इन सब से अविचलित नाटो सेना प्रमुख ने रूस पर दबाव बनाते हुए कहा है कि सीमा पर तनाव कम हुआ है, लेकिन रूस को और पीछे हटने की जरूरत है। नाटो ने कहा कि हमारा काम है कि सीज फायर हर हाल में लागू हो और मिन्स्क समझौते को रूस स्वीकार करे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। पश्चिम एशिया के देश इजराइल में हाल ही में चुनाव होने वाले हैं। इन चुनाव में जेरूसलम सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा बनकर उभरा है। वर्तमान प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अपने एजेंडे को जारी करते हुए कहा कि वो किसी भी हालत में फिलिस्तीनियों के लिए जमीन नहीं छोड़ेंगे। वहीं विपक्षी पार्टी जियोनिस्ट यूनियन फिलिस्तीन के साथ एक कूटनीतिक समझौते के पक्ष में है। पश्चिमी एशिया में चुनाव का माहौल है। इजराइल के चुनावी दांवपेचों पर दुनिया की नजर है, क्योंकि इसके केंद्र में विश्व की सर्वाधिक विवादित गाजा पट्टी है। सत्ताधारी लिकुड पार्टी ने अपने पिछले रुख से पलटते हुए साफ कर दिया कि कोई भी जमीन फिलिस्तीनियों को नहीं दी जाएगी। नेतन्याहू ने आशंका जताई कि इस्लामी आतंकवादी इन जमीनों का गलत इस्तेमाल कर सकते हैं, इसलिए हमास और फिलिस्तीनियों से किसी भी समझौते की गुंजाइश नहीं है। नेतन्याहू ने ये कदम कट्टरपंथी यहूदियों को प्रभावित करने के लिए उठाया है। אני חושב שכל מי שרואה את הפער הזה מבין שיש לנו 3 ימים לסגור אותו. ימים בודדים לסגור את הפער הזה, שאם לא כן, ציפי ובוז'י יהיו כאן ראשי הממשלה בישראל, בתמיכת הערבים. नेतन्याहू के उलट विपक्षी दल जियोनिस्ट यूनियन फिलिस्तीन के साथ कूटनीतिक समझौते के पक्ष में है। अपने दृष्टिपत्र में उसने 2 लक्ष्य रखे हैं। इनमें इजराइल के कूटनीतिक अलगाव को समाप्त करना और आवास की बढ़ती कीमतों को कम करना शामिल है, ताकि अरब लीग के साथ बंद हो चुकी वार्ता दोबारा शुरू हो सके। हालांकि राजनीतिक पार्टियों के विपरीत आम लोगों का मानना है कि जेरूसलम जैसे अहम मुद्दे को लेकर कोई भी राजनीतिक दल गंभीर नहीं है। ما بتوقعش انه يكون في حل لانه اليهود بطبعهم ما بدهم يحلوا لانه هم من خلال تجاربنا يعني تعاملنا معهم حل سلمي لا ما اخذ بالقوه لا يسترد الا بالقوه. فلسطين ارض اسلاميه عربيه مش عبريه ولا كل هذا الحكي. सत्ताधारी नेतन्याहू का ये रुख अपने 2009 के भाषण से मेल नहीं खाता। उस समय उन्होंने इजराइल के साथ एक फिलिस्तीनी राष्ट्र की स्थापना का आह्वान किया था, जिसमें दोनों धर्मों के लोग भाईचारे से रह सके। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय भी लंबे समय से 1967 मध्य पूर्व युद्ध में इजराइल द्वारा कब्जा की गई जमीन पर एक फिलिस्तीनी राज्य के गठन पर जोर दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और आइए अब बात करते हैं क्रिकेट वर्ल्ड कप की। हैमिल्टन में न्यूजीलैंड और बांग्लादेश के बीच वर्ल्ड कप क्रिकेट के पूल ए का मैच खेला जा रहा है। न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला किया। शुरुआती झटकों से उबरते हुए बांग्लादेशी बल्लेबाजों ने पारी को संवारा। बांग्लादेश ने पहले 2 विकेट 27 रन पर ही खो दिए और आखिरी समाचार मिलने तक आपको ताजा स्कोर बता दें, 196 रन बांग्लादेश ने बना लिए हैं 5 विकेट के नुकसान पर, जबकि अब 42 ओवर पूरे होने वाले हैं। न्यूजीलैंड पूल ए में शीर्ष पर काबिज है, जबकि बांग्लादेश पहली बार क्वार्टर फाइनल में पहुंची है और अगर बांग्लादेश मैच हार जाता है तो वो पूल ए में चौथे पायदान पर रहेगा और क्वार्टर फाइनल में उसे भारत का सामना करना होगा। वहीं दूसरे मैच में विश्व कप से बाहर हो चुकी इंग्लैंड का मुकाबला अफगानिस्तान से हो रहा है और भारत अपने आखिरी ग्रुप मैच में कल ऑकलैंड में जिम्बाब्वे से मैच खेलेगा। इस एज में भी इतनी फुर्ती। और अब आखिर में एक नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। बीमा संशोधन विधेयक हुआ पास, सरकार को 25,000 करोड़ रुपए के निवेश की उम्मीद, रेल मंत्री का रेलवे के निजीकरण से इनकार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे कोलंबो, 28 साल बाद भारतीय प्रधानमंत्री की श्रीलंका यात्रा,
मछुआरों की गिरफ्तारी जैसे मुद्दों पर हो सकती है बातचीत। कॉर्पोरेट जासूसी कांड में सीबीआई की कार्रवाई, मुंबई में एक चार्टर्ड अकाउंटेंट और 2 सरकारी अधिकारी गिरफ्तार। स्वाइन फ्लू से एक दिन में 50 लोगों की मौत, मरने वालों में दिल्ली की महिला भी शामिल, मौत का आंकड़ा 1600 के करीब। न्यूजीलैंड के खिलाफ भी बांग्लादेश के बल्लेबाजों का सधा प्रदर्शन, 42 ओवर में 196 रन।